हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1, मतलब पीआरटी टीचर एलिजिबिलिटी के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए, है ना। तो इसमें हम पाँचवें भाग हिंदी भाषा, है ना, का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब लैंग्वेज 2 या भाषा का द्वितीय भाग हिंदी भाषा के रूप में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एक गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और ये 121 से 128 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश में क्या दिया हुआ है। ठीक है, पाठ्यक्रम को कक्षाक्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन जाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे एक वर्ष या उससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ होती है, जब वह उस समय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंदम आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट नहीं दी जाती, होता प्रायः यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में क्या है, पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तकों का पर्याय है एकदम, है ना। मतलब कि ठीक है, यहाँ पाठ्यक्रम जो है सही से नहीं बनता, कहने का मतलब, है ना। पाठ्य पुस्तक जो हमको अवेलेबल है उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनता है, ये गलत है। ठीक है, बच्चे को सिखाने के लिए पाठ्यक्रम बनना चाहिए, ना कि जो है आप हमको अवेलेबल हो रहा है ये बुक तो हम उसी प्रकार से पाठ्यक्रम बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इस पैसेज के आधार पर, है ना। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की किस क्षमता पर क्या पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। खाली स्थान पर ध्यान रखना चाहिए। क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि, ये सही नहीं है। आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता तो ठीक है, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर ये भी सही नहीं है। क्षमता और रुचि ये सही है, रुचि और आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्षमता और रुचि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे की क्षमता कितनी है और उसका रुचि किस पर है ना। बच्चों का एक एवरेज निकाल करके किस पर बच्चों का ज़्यादा रुचि है, वो ऐसे वैसे चीज़ सिखाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में समान रुचि रखते हों, समान क्षमताएं रखते हों, या भिन्न रुचि रखते हों, या भिन्न पूर्वाग्रह रखते हों। सीधी सी बात है, दिख रहा है भिन्न रुचि रखते हैं, है ना। यह संभव है, सॉरी, कि समान रुचि न रखें, है ना, समान क्षमताएं भी न रखें, भिन्न पूर्वाग्रह न रखें। ठीक है, लेकिन भिन्न रुचियां जरूर रखते हैं। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में अलग अलग रुचि रखते हैं, भिन्न रुचि रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है, फिर से ऑप्शन 2, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए, है ना। पाठ्य पुस्तक में जो जो दिए हुए हैं सीधा उसी को पाठ्यक्रम में छाप देना सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो उसका पर्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति क्या है ना, किस रूप में लिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को छूट देना चाहिए, किस
लिए छूट देना चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। जिनका रुचि है जिस सब्जेक्ट में, उसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकें। ठीक है, यह सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है, यह अव्यावहारिक है। सराहनीय है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सराहनीय है, निंदनीय तो है ही नहीं, असंभव भी नहीं है, अव्यावहारिक भी नहीं है। सही बात है, सराहनीय है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? बे उपसर्ग का प्रयोग जो है इनमें से किस शब्द पर नहीं किया जा सकता? बेबस, हाँ, इस पर किया जा सकता है। बेअदब, इस पर भी किया जा सकता है। बेईमान, इस पर किया जा सकता है। ठीक है, बेफिजूल, ये सही नहीं लग रहा है ना, इस पर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 4 है ना। बेबस, बेअदब, बेईमान, ये सब तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं बहुत बार, है ना। तो बेफिजूल ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। वैसे करते भी हैं बहुत सारे लैंग्वेज में, सॉरी, बहुत सारे लोग उर्दू लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो बेफिजूल भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण, कम है इन सब से, ऐसा बोल सकते हैं ना, कम सही है ऐसा। देखिए, जब भी आप पेपर को पढ़ेंगे, सी टेट का सबसे जो रू में ऊपर में सॉरी, ऊपर में जो दिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रो टाइप का, या है ना, सबसे शुरू में पेपर का फर्स्ट पेज, क्वेश्चन पेपर का सबसे ऊपर वाला पेज है ना, जिस पर जानकारियाँ लिखी रहती हैं, तो उसमें बोला जाता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही या ज़्यादा सही को सेलेक्ट करना है ना। सही या उपयुक्त, जो ज़्यादा उपयुक्त हो उसको सही टिक करना है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। बेफिजूल भी बोला जाता है, बट ये जो है कम बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान या प्रतीक्षाहीन। तो ये सही है, प्रतीक्षारत ये नया शब्द बन सकता है। शाली, वान, हीन, ये प्रत्यय लगा करके ये उचित शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रतीक्षारत एक सार्थक शब्द है। ठीक है, जो प्रतीक्षा में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षारत। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में इक प्रत्यय लगा देने पर नया शब्द क्या बनेगा? वर्षिकी नहीं, वर्षिक नहीं, वार्षिक की नहीं है, वार्षिक है ना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वार्षिक शब्द बनेगा। वर्ष में इक प्रत्यय लगा देने पर कौन सा शब्द बनेगा? वार्षिक। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 4, वार्षिक। अगला, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो सही उत्तर, ज़्यादा सही उत्तर है ये, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। मतलब कि सभी के लिए उनकी क्षमता और रुचि के आधार पर होना चाहिए। लचीला मतलब जो एक ही सब्जेक्ट को अगले साल फिर से पढ़ना चाहते हैं या ज़्यादा उसमें जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वैसा ही होना चाहिए कि उसको वही सब्जेक्ट पढ़ने दो, है ना। और कोई चाहता है कि नहीं, मुझे सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, 3-4 सब्जेक्ट को भले ही कम पढ़ूं लेकिन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी, सामान्य स्तर की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए उसी प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और पैसेज दिया हुआ है, इसके आधार पर इसको पढ़ करके 129 से 135 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। आज अब कोई भी गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि क्या सच है या सच क्या है। ठीक है, क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं पहले, है ना। आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। ठीक है, वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। ठीक है, जो गांव दूरस्थ हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो
खासी बची हुई है, अच्छी तरह बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व या एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है? पहले वहाँ पर जा कर के उनको समझ करके, है ना, गाँव में अभी कैसा चल रहा है, माहौल क्या है, उनका जीवन कैसा चल रहा है, ये सब देख कर के ही समझा जा सकता है। स्वयं देखकर ही समझा जा सकता है। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गाँव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गाँव एक वेधशाला है ना, एक विद्याशाला है। गाँव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ज्ञान को कर्म की कसौटी पर, ठीक है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए, ठीक है। तो ये एक पैसेज है, इसके आधार पर हमको यहाँ 129 से 135 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त पैसेज के आधार पर क्या है ना? सही उत्तर क्या है? सृजन और धन, है ना, तो धन उसका उद्देश्य नहीं है। सृजन और उत्पादन, है ना, ये ठीक है। धन तो है ही नहीं, उत्पादन और ज्योति भी नहीं है, ठीक है। सृजन और उत्पादन, है ना, सृजन करना और नया नया चीज बनाना और उसका उत्पाद करना, ये जो है उसका मूल उद्देश्य है, ठीक है, या अनिवार्य शर्त है। सृजन और उत्पादन अनिवार्य शर्त है ज्ञान के होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? अनुच्छेद के आधार पर, ठीक है, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, कहा जा सकता है नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, ठीक है। मतलब नकारात्मक परिवर्तन ही नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ हुए हैं, ठीक है। गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, समस्त तो नहीं है। बीमारी और अज्ञान ही है ऐसा जरूरी नहीं है। लोग अशिक्षित और अज्ञानी ही हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन तो हुआ है। ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है, ऑप्शन 1, है ना, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? वहाँ जाना, ठीक है। गांव को समझने के लिए वहाँ जाना जरूरी है, उनके साथ रहना और वहाँ की स्थिति परिस्थिति से को समझना, है ना, उस स्थान पर पहुँच। किससे सुनाना ये जरूरी नहीं है, टीवी पर देखना जरूरी नहीं है, गांव के पढ़ने में ज़्यादा जरूरी नहीं है, खुद जाना जरूरी है ना। स्वयं गांव में जाना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4, है ना, सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य क्या है? फर्स्ट हैंड समझ इस उपर्युक्त गद्यांश में बोला गया है फर्स्ट हैंड समझ, तो इससे क्या तात्पर्य है? ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना या स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, ठीक है। फर्स्ट हैंड मतलब खुद, सेकंड हैंड मतलब दूसरे दूसरे का दिया हुआ, है ना, दूसरे का दिया हुआ या दूसरे से लिया हुआ, इसको सेकंड हैंड बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड गाड़ी, है ना, मतलब कि पहले उसको किसी ने यूज कर लिया है फिर हमको दे रहा है, उसको बोला जाता है सेकंड हैंड, है ना। फर्स्ट हैंड मतलब कि खुद से समझना, खुद के अनुभव के आधार पर, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, इसको बोला जाता है फर्स्ट हैंड, स्वयं के अनुभव से। अगला क्वेश्चन, शिक्षित शब्द में प्रत्यय क्या है? शिक्षा प्लस इत, है ना, शिक्षा, शिक्षा धन इत, है ना, ये है शिक्षित का संधि विच्छेद। तो क्या हो गया? इत प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है, इत प्रत्यय, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इत प्रत्यय है, ठीक है, ये सब नहीं है। शिक्षा प्लस इत, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सही उत्तर है इत प्रत्यय। लास्ट क्वेश्चन है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? गांव की एक छवि जो बनती है गांव बोलने से, शब्द को बोलने से या गांव के बारे में चर्चा करने से एक छवि बनती है उसकी, तो उसमें क्या शामिल नहीं है? गंदगी, गंदगी होती भी है ना, कुछ कुछ, मतलब पूरी तरह गंदगी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन होती है। अशिक्षा शामिल है, ठीक है, अज्ञान भी शामिल है, कर्म शामिल नहीं है। गांव की छवि में कर्म जो है शामिल नहीं है, ठीक है, मतलब गलत कर्म या फिर
यहाँ पर जो पैसेज बोला गया है उसके अकॉर्डिंग कर्म जो है शामिल नहीं है। ठीक है, गंदगी बोला गया है ना, उसकी छवि में जो लोगों के दिमाग में जो छवि बनती है गांव के बारे में, उसमें गंदगी या शिक्षा ज्ञान शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत काम करते हैं, ये शामिल नहीं है ना इस पैसेज में। ठीक है, तो कर्म जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।